Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो पिछले लेक्चर में कंडक्शन पैरामीटर की हम लोगों ने बात किया था, कुछ कुछ पैरामीटर्स बात किए थे, थर्मल स्पीड के बारे में बात किया था, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात किया था, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लास्ट में हमने करंट निकाला था कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू जो होती है I बराबर NEAVD होती है, मतलब करंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था, उसका प्रूफ हमने देख लिया था। तो अब उसके आगे हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ सिचुएशन बताते हैं कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है ना भाई। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारा कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, सिलेंड्रिकल टाइप का। तो इसमें अगर हम बैटरी लगा देते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं इसके किनारे किनारे पॉइंट के बीच, है ना, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या आता है, करंट आता है। तो क्या इस कंडक्टर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। इस कंडक्टर के अंदर तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये कि ये भी इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, इसके ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चल रहा होगा, इसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन वो भी चल रहा होगा। कहने का मतलब जो कंडक्टर में करंट होता है वो करंट पूरे के पूरे वॉल्यूम में फ्लो करता है, ये सीखना है। ऐसा नहीं है कि करंट अगर मैंने पतला सा वायर माना है, करंट अगर इस तरीके से आई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि एक ही लाइन पे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, करंट पूरे के पूरे वॉल्यूम में फ्लो कर रहा है। अगर इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को मैं ऐसे दिखाऊं, गोला आपका क्रॉस सेक्शन कैसा है, गोला है, तो उसके हर एक पॉइंट पे मतलब पूरे के पूरे एरिया के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जो करंट है वो पूरा का पूरा एरिया के अंदर एंटर कर रहा है, क्योंकि पूरे एरिया में पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे और हर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा होगा, है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा था, ये इसकी बेसिक बात है कि करंट अगर हम बात करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर, तो वायर के पूरे वॉल्यूम में हमारा करंट फ्लो करता है। दैट इज, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हर एक क्रॉस सेक्शन पूरा करंट पास करता है। तो अब सोच के देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं ये आपसे ये सवाल बना दूं कि इस टाइप से कि हमारे पास एक कंडक्टर है आर रेडियस का, आर रेडियस का सॉलिड कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करंट फ्लो कर रहा है आई। अब ये जो मैं आई दिखा रहा हूँ ये टोटल करंट है इस पूरे कंडक्टर के अंदर, पूरे वॉल्यूम में जो फ्लो कर रहा है, जो इसके क्रॉस सेक्शन से पास करके जा रहा है, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन पास करके जा रहे होंगे ना, तो पूरे का पूरा करंट जो है इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, और वो टोटल करंट आई है। अब मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि ये आर रेडियस का आपके पास कंडक्टर है, और मैं अगर इसी के अंदर एक R/2 रेडियस का एक क्रॉस सेक्शन और मैं एज्यूम करता हूँ, R/2 रेडियस का मैं एज्यूम करता हूं ऐसा कि R/2 रेडियस का क्रॉस सेक्शन है, तो आपको ऑर्डर लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, IR इज ग्रेटर देन IR/2। ऑप्शन नंबर बी, IR लेस देन IR/2। ऑप्शन नंबर सी, IR इक्वल टू IR/2। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है कि जो आर रेडियस के लिए जो करंट होगा वही करंट R/2 रेडियस के लिए होगा, या फिर जो R/2 रेडियस के लिए होगा वो कम होगा आर रेडियस के लिए, वो जो R/2 रेडियस के लिए करंट होगा वो ज्यादा होगा आर वाले करंट से, मतलब आर रेडियस वाले करंट से। मतलब जो करंट आर रेडियस में पास करेगा और जो करंट R/2 रेडियस वाले
क्रॉस सेक्शन से पास करेगा वो सेम रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसका ऑर्डर आपको बताना। अगर इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसके ऑर्डर की अगर हम सिंपल सी बात करें, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर सिंपल सा ये है कि आई आर इज ग्रेटर देन आई आर बाई टू। मतलब आर रेडियस में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो टोटल आई है आपका, और आर बाई टू रेडियस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑब्वियसली कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस आर रेडियस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है आर बाई टू रेडियस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे उस वाले से तो कमी है, और अगर उस वाले से कम है तो वो जो टोटल करंट बनेगा आर बाई टू रेडियस के अंदर वो करंट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है वो करंट क्या होगा आपका, कम होगा। इसीलिए इसके बाद एक चीज डिफाइन करनी पड़ जाती है, एक चीज की हमें जरूरत पड़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। असलियत में एक क्वेश्चन भी था, एक कॉन्सेप्ट भी था कि हम करंट डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी का जन्म यहां से होता है क्योंकि हम जान रहे हैं कि अलग अलग किसी कंडक्टर के अलग अलग रेडियस में अगर हम देखें तो अलग अलग करंट फ्लो करता है, और अगर अलग अलग करंट फ्लो करता है तो इसलिए एक चीज हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोला, करंट डेंसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। अब ये है क्या करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो भी है आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शायद हमारा चौथा पैरामीटर था, है ना। चौथा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पहला पैरामीटर था, दूसरा नंबर थर्मल स्पीड था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम तीसरा था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका चौथा पैरामीटर था। तो पांचवा पैरामीटर हमारा क्या है, पांचवा पैरामीटर हम लेते हैं फिफ्थ पैरामीटर। वो फिफ्थ पैरामीटर है करंट डेंसिटी। अब अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो सिंपल सा इसको डिफाइन किया जाता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नोन एज करंट डेंसिटी। कितना करंट कितने एरिया से पास कर रहा है, दैट इज बेसिकली करंट डेंसिटी। वहां से करंट डेंसिटी का आपका जन्म होता है कि करंट डेंसिटी हमने क्यों डिफाइन किया, ये आपको समझ में आना चाहिए कि करंट डेंसिटी अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं उसको, जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि हमें पता है अलग अलग रेडियस से, अलग अलग क्रॉस सेक्शन से, अलग अलग एरिया से अलग अलग करंट पास करेगा सेम कंडक्टर के अंदर, और अगर अलग अलग करंट पास करेगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन कर देते हैं। जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं ना, अगर सरफेस पे हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज बेसिकली करंट डेंसिटी। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसे जे से दिखाया जाता है, एंड जे इज इक्वल टू कितना, करंट पर यूनिट एरिया, कैपिटल ए। मतलब अगर आपका ये कंडक्टर है, अगर ये आपका कंडक्टर है और इसमें करंट, टोटल करंट पास कर रहा है पूरे के पूरे एरिया से, ये एरिया आपका कितना है, कैपिटल ए है। अगर ए एरिया से करंट पास कर रहा है तो करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या बनेगा, बेसिकली करंट डेंसिटी बनेगा। अच्छा, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये ए अलग है, ये एम्पियर यूनिट वाला है, ये एरिया है आपका, एरिया। आप चाहें तो बहुत लोग एस से भी दिखाते हैं इस एरिया को, मैं ए से दिखाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडरस्टूड है वो। तो करंट पर यूनिट एरिया मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर का यूनिट बना। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है। अगर इसकी हम बात करें क्वांटिटी ये कैसी है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब करंट हमारा स्केलर होता है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आप ये भी बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात तो उसको नोट करते रहिएगा कि
करंट हमारा क्या होता है, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कैसे होगा अभी ये बताता हूँ मैं, है ना। लेकिन अभी याद रखेंगे करंट की डायरेक्शन इस तरीके से निकाली, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से निकाली जाती है। एक बात अब ध्यान दें कि अगर मैं बात करूं कि इस कंडक्टर को मैं हल्का सा किसी मतलब कोई वजह से तोड़ देता हूं, मान लो इस कंडक्टर को हल्का सा किनारे से तोड़ देता हूं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन में चेंज कर देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये कंडक्टर, इसमें करंट अपॉन एरिया मतलब करंट डेंसिटी इतनी है, पर यूनिट एरिया इतना करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर वही है, लेकिन मान लो हमसे ये टूट गया है एक किनारे से, और अगर हमसे ये टूट गया है तो सोच के देखो, ये वाला एरिया जो होगा ये अलग एरिया होगा, और ये वाला जो एरिया होगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा ना एरिया। अब ये एरिया है, करंट डेंसिटी तो सेम ही होगी, जैसे करंट चार्ज डेंसिटी सेम होती है, मास डेंसिटी सेम होती है, वैसे करंट डेंसिटी तो अभी भी सेम होगी। करंट डेंसिटी अभी भी सेम होगी क्योंकि गुरुजी यहां पर जो, अगर हम यहां पर ऐसे देखें तो करंट तो पर यूनिट एरिया उतना ही पास कर रहा है, तो करंट डेंसिटी तो सेम ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा ए वेक्टर, और करंट का डायरेक्शन आपका इधर होगा, जिनके बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा है। तो अब इस एरिया वेक्टर के फॉर्म में मुझे करंट डेंसिटी लिखनी है, इस एरिया वेक्टर के फॉर्म में मुझे करंट डेंसिटी लिखनी है। ध्यान दो, तो करंट डेंसिटी आज भी अगर हम देखें, आज भी अगर करंट डेंसिटी लिखा जाए तो यहाँ वाले से टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाले से आसान हो जाएगा, क्योंकि करंट पर यूनिट एरिया सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे। मतलब करंट अगर पूरे के पूरी एरिया में एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सीधा सीधा करंट अपॉन एरिया लिखा जा सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना हो, सरफेस आपका ऐसे हो और करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, अगर हम ये वाला सरफेस एज्यूम करते हैं और इस एरिया के टर्म में मैं लिखना चाहता हूं करंट डेंसिटी, तो क्या करें। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एरिया अगर आपका ए है, ये तो हमें नोन है ना, ए मान लेते हैं, और इस एरिया को बोल देते हैं ए डैश। ये वाला एरिया ए है, ये वाला ए डैश है, तो करंट डेंसिटी आसान तो इस वाले एरिया के लिए ही होगा, तो क्या लिखेंगे, करंट अपॉन में एरिया। लेकिन इस एरिया को ए डैश के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। अब अगर इस एरिया को ए डैश के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दें, इस एरिया को ए के तरफ तोड़ दो। अगर ए की तरफ तोड़ोगे तो इस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश कॉस थीटा। तो उस दिन आप क्या लिख सकते हैं, उस दिन आप ये भी लिख सकते हैं, करंट अपॉन ए डैश कॉस थीटा, करंट अपॉन ए डैश कॉस थीटा। मतलब अगर करंट परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर घुस रहा है, अगर परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर घुस रहा है तो सीधा सीधा करंट अपॉन एरिया लिख देंगे। लेकिन अगर आपका सरफेस टेढ़ा है और आपको ये पता है कि कितना एंगल बना रहा है करंट के डायरेक्शन से, तो आप क्या बोल सकते हैं, करंट के डायरेक्शन से अगर आपको पता है कितना एंगल बना रहा है, और ये वाला एरिया वेक्टर आपको टेढ़ा वाला अगर पता है, स्लांट एरिया, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट अपॉन ए डैश कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, न्यू एरिया वेक्टर, जो न्यू एरिया वेक्टर है या फिर स्लांट एरिया वेक्टर फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आई बराबर ए डैश कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो साफ साफ अगर मैं बात करूं तो करंट अपॉन एरिया डायरेक्ट आप कब लिख सकते हैं, जब करंट परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर घुस रहा हो, परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर घुस रहा हो। ध्यान दें कि अगर हम बात करें, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बढ़िया से, और ये आपका एरिया दे रखा है, एरिया आपका कितना है ए। तो करंट डेंसिटी तो सेम ही होगा, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, करंट डेंसिटी सेम होगा। और अगर करंट डेंसिटी सेम होगा तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू J इज इक्वल टू कैपिटल I अपॉन में कैपिटल A, क्योंकि परपेंडिकुलरली घुस रहा है।
एरिया ए है इसका। लेकिन अगर यही बात मैं यहाँ करूँ तो इस एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ जिसका एरिया कितना ए डैश है और ये एंगल करंट के डायरेक्शन से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे अगर करंट डेंसिटी लिखूँ तो करंट डेंसिटी जे बराबर आई अपॉन में ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि अगर ये इसी जगह पर अगर एरिया ये एज्यूम करते हैं तो ये एरिया तो वही वाला एरिया आएगा ना, चाहे ये वाला एरिया लिखे चाहे ये वाला एरिया लिखे, एक ही बात है क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह यूनिफॉर्म तरीके से। तो इस वाले एरिया के लिए आसान होगा तो क्या लिख देंगे आई अपॉन में ए। लेकिन इस एरिया के टर्म्स में लिखना है, मतलब इस वाले एरिया के टर्म्स में लिखना है तो इस ए की जगह पर ऐसा कुछ कर दीजिए कि ये वाला एरिया आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को तोड़ देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे तोड़ देंगे तो ये ए डैश कॉस थीटा मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए डैश आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए की जगह पे ए डैश कॉस थीटा। ध्यान दीजिए आई बराबर कितना बन गया, आई बराबर बन गया जे ए डैश कॉस थीटा। करंट डेंसिटी भी मैंने बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से जानते हैं जब गॉस लॉ पढ़ते हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉस थीटा आ गया तो करंट बराबर कितना आ गया, जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। कौन सा एरिया वेक्टर, स्लांट वाला। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी हर एक पॉइंट बताया जा सकता है। हाँ भाई पर यूनिट एरिया है ना, क्योंकि हो सकता है आपका वायर इस टाइप से हो, कहीं पे मोटा वायर है कहीं पे पतला वायर है, तो यहाँ करंट डेंसिटी अलग होगा और यहाँ करंट डेंसिटी अलग होगा। कहीं मोटा वायर कहीं पतला वायर तो करंट डेंसिटी, क्योंकि एरिया अलग अलग है, इसलिए कहते हैं कि करंट डेंसिटी एक पॉइंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, मतलब अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है इसको। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल देते कि करंट आई बह रहा है, जैसे हम बोल देते हैं कि करंट आई बह रहा है इस वायर के अंदर, तो आई बह रहा है का क्या मतलब है, हर एक पॉइंट पे करंट आई है, हर एक जगह पे करंट आई है। लेकिन करंट डेंसिटी को नहीं बोलते कि करंट डेंसिटी इस वायर का इतना है, वायर का नहीं, उस वायर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट डेंसिटी इतना है, क्योंकि अलग अलग जगह पे एरिया अलग अलग हो सकता है। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपका एरिया सेम हो जाएगा, अगर आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो हर एक पॉइंट पे एरिया सेम है और हर एक पॉइंट पे करंट सेम है तो आपका करंट डेंसिटी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर अलग अलग हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग करंट डेंसिटी हो सकता है, और अलग अलग जगह पर अगर करंट डेंसिटी अलग अलग हुआ तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब पॉइंट फंक्शन का कि अलग अलग पॉइंट पे इसे डिफाइन किया जाता है। किसी वायर के लिए नहीं बोलते हैं हम, किसी उस वायर के अलग अलग पॉइंट के लिए बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये करंट डिफाइन करने के लिए आप जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कर सकते हैं। अब सोचिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, अगर आपके पास करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया हो और अगर आपके पास एरिया वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, करंट आ जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कि वहां से कितना करंट पास कर रहा है, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे बात को। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बना दे कि करंट डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्ला 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 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और एरिया वेक्टर आपको दे दे कि जिस पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकाला जा रहा है ना, उस पॉइंट के अराउंड जो एरिया बन रहा है या जिससे करंट पास कर रहा है, कितने एरिया से करंट पास कर रहा है वो एरिया दे दीजिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट सीधा कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। या फिर आप कार्टेशियन सिस्टम में जब दो वेक्टर दिए हों उनका डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आपका करंट आ जाएगा, करंट डायरेक्ट आ जाएगा जे डॉट ए से। बढ़िया है, सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। क्लियर है। अच्छा एक बात और, ये तो आई बराबर जे डॉट ए डैश का वेक्टर मैंने बताया। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, डायरेक्ट यूज हो सकता है, और एक फॉर्मूला डायरेक्ट जे बराबर आई बाई ए जब परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर डायरेक्ट घुस रहा होगा सीधा ये, और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला है, किताबों में दिया हुआ है इंटीग्रेशन वाला, कि कभी करंट डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे वैरी कर रहा हो, कैसे वैरी कर सकता है मैं बता चुका हूं आपको।
अलग अलग एरिया हो सकता है तो करंट डेंसिटी का फंक्शन दे सकता है ना, कि एक्स के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, इस हिसाब से उस हिसाब से बदल रहा है। क्योंकि पतला मोटा वायर होगा तो करंट डेंसिटी बदल रहा है, तो करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है। तो करंट डेंसिटी अगर वेरी कर रहा है तो जे डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं करंट आई। तो आपको जे फंक्शन देगा। अब आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा क्लास 12th में कि ये फंक्शन दे दिया, ये है वो है ना। कंपटीशन में पूछ सकता है, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि करंट डेंसिटी ये भी होता है। सवाल आपसे यहां से बना सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए वेक्टर करंट डेंसिटी, बस इतना ही है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, या करंट डेंसिटी बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी किसी कंडक्टर के अंदर कितनी होती है। अब कंडक्टर के अंदर हम अगर बात करें तो करंट की वैल्यू कितनी होती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वह मैंने निकाला है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू, कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस करंट की वैल्यू आपके पास होती है आई बराबर NEAVD। और अगर हम करंट डेंसिटी बताएं तो करंट अपॉन में सीधा सीधा एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली घुस रहा है सरफेस के अंदर। परपेंडिकुलरली घुसला है तो इसको क्या बोलेंगे, NEAVD अपॉन में क्या बोल देंगे, ए और ए चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू NEVD डायरेक्ट। करंट डेंसिटी कितना हो गया, NEVD। ठीक है भाई, चलो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। बात कर लेते हैं, एक चीज पूछता है आपसे, है ना, प्रूफ करने के लिए वो बोलता है। अब तो हालांकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। क्या है कि वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। अभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्या निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन में NEA, आई बराबर NEAVD, तो VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई अपॉन NEA। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था, लेकिन इसका असली फॉर्मूला निकालते हैं। ध्यान दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालते हैं इंडिपेंडेंट, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या मान लिया है, एवरेज, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे नापी, उसी का सबका एवरेज ले लिया, यही आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, रिलैक्सेशन टाइम की भी अगर हम बात कर चुके हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V या फिर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं भाई साहब। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो ड्यू टू द टेम्परेचर के कारण जो इनिशियल स्पीड होगी, या स्पीड की अगर हम बात करें, इनिशियल टेम्परेचर के कारण जब ये मोशन करना, मान लो t बराबर 0 मोशन करना स्टार्ट किया, मतलब मान लो अचानक से इसको, मतलब कि सब कुछ जीरो केल्विन टेम्परेचर था, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे, अचानक से टेम्परेचर आया, और अचानक से टेम्परेचर आया तो टेम्परेचर के कारण इनकी स्पीड आ गई। तो वो स्पीड कितनी, U1 U2 U3 U4 U5 डैश 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 n, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। U2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। U3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आने वाली है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इनकी एवरेज वेलोसिटी आने वाली है U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर प्लस डैश 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 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, U1 प्लस U2 प्लस U3
डैश 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 अपॉन n बराबर 0 नहीं होगा। u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डैश 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 अपॉन में n बराबर 0, क्योंकि मैं एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी में की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन सबकी बात कर रहा हूं, तो ऑन एन एवरेज 0 होती है। ये टेम्परेचर के कारण वेलोसिटी है। अब सोच के देखो, जैसे तुमने बैटरी लगा दी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो मैं बैटरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि जगह घेर लेगा। समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू द बैटरी, क्योंकि जैसे ही तुम इफ यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक सेल अक्रॉस द कंडक्टर, तो वो क्या मेंटेन कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब तुम्हारा ये हायर पोटेंशियल है और ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल है। बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा और तुरंत हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स with which they move from lower potential to higher potential। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने की अगर हम कोशिश करें सारे इलेक्ट्रॉन की, तो एवरेज वेलोसिटी सोचो, पहले सबके पास u1 u2 u3 u4 वेलोसिटीज थी, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और जैसे ही मैंने लगाया उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो वेलोसिटी इन टाइम t1 कितना लिखूंगा मैं, v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस में a वेक्टर इनटू में कितना टाइम t1 टाइम में इतनी वेलोसिटी बढ़ गई। फिर उसके बाद दूसरे की बात करता हूं तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस में a वेक्टर इनटू में टाइम t2। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो v3 वेक्टर इज इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम t3। सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि सब पर फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि सभी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, और सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी E लगेगा, तो फोर्स सेम, F बराबर स्मॉल इंटू कैपिटल ई, पढ़ा है ना, Q इंटू ई, फोर्स Q इंटू ई। तो Q तो आपका स्मॉल ई है, सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, स्मॉल ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाया फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए लगता है। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगता है तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t1, और सब पे सेम एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि सब पर सेम फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसी तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे तो दिस इज व्हाट, ये हमारा स्पीड वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब स्पीड अप होकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं का हम क्या ले लेंगे, एवरेज, और यही आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और यही आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डैश 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 अपॉन में कैपिटल N। मतलब ये t1 टाइम में v1 वेलोसिटी है, t2 टाइम में व्हाट इज दिस, रिलैक्सेशन टाइम भाई, फ्री टाइम। जब इन्हीं का एवरेज ले लेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन में कैपिटल N, यही रिलैक्सेशन टाइम बन जाएगा, फ्री टाइम है। तो ध्यान दीजिए, सबकी वैल्यू रखिए आप यहां पे, जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 वेक्टर, एक काम करते हैं, वेक्टर लगा हटा देते हैं, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर हटा देते हैं, हर जगह नहीं बार बार वेक्टर लगाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिए कि v एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 अपॉन में कैपिटल N हो जाएगा। अलग करिए सबको रख कर अलग करिए। तो
u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू, u3 प्लस ए टी थ्री डैश 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 अपॉन कैपिटल एन। फिर u1 प्लस u2 प्लस u3 को अलग करके अपॉन कैपिटल एन कर दीजिए, ये लिखा हुआ है, जीरो आ जाएगा। वेक्टर ऑब्वियसली है, इस पर डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हैं। प्लस ए बाहर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल एन। ध्यान दीजिए ये पूरा पूरा जीरो हो गया। वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब बैटरी अप्लाइड करने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी थी उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी। तो v एवरेज बराबर ये जीरो हो गया, तो क्या बचा a, और ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है टाउ हो गया, इनके बीच में रिलेशन है। मतलब आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू a इंटू में टाउ। अब अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए इसको, अब लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म में। वो बार बार वेक्टर न लगाने के लिए मैं उसको हटाया था, वो अंडरस्टूड है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी a वेक्टर इंटू टाउ। अब ये a वेक्टर की वैल्यू क्या है, अगर a वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो इन टर्म्स ऑफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ a है, एक्सेलरेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इतना आसान है, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटाऊंगा यहां पर। अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगाया है, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। बताओ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर माइनस में E इंटू में E वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए माइनस आ रहा है बीच में। फिर ध्यान दीजिए कि अगर F वेक्टर बराबर m इंटू में A वेक्टर लिखेंगे, m इंटू A वेक्टर लिखेंगे, माइनस में E वेक्टर हो जाएगा, और A वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगा E वेक्टर अपॉन में मास m, और माइनस साथ में रहेगा, माइनस रहेगा। बस इसी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिए, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर आप लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में ई वेक्टर अपॉन में स्मॉल m इनटू में कितना, टाउ। ध्यान दीजिए यहां माइनस आया है, ऊपर माइनस नहीं था, ए वेक्टर इंटू टाउ है, वो ऊपर माइनस नहीं था, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अपोजिट ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सोच के देखो, वेलोसिटी जा रहा है उल्टा ना, इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन भी उल्टा ही आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, और एक्सेलरेशन भी इधर आएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव है, वहां नहीं आएगा, आया भी नहीं। देखो मैंने कहाँ यूज किया, कहीं नहीं यूज किया मैंने, यूज कहाँ किया, यहाँ पर। एक्सेलरेशन की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन था, वहां माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो यहाँ आ गया माइनस। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आ जाएगा वीडी बराबर ई कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में m आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से देखें तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या पढ़ा है, मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पर, आपने पढ़ा है ई बराबर माइनस में dv अपॉन में dr, एक फॉर्मूला पढ़ा ना पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। ई बराबर माइनस dv अपॉन dr का क्या मतलब है, हियर माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करती है, ये माइनस शो करता है। तो ये तो पता ही ना हमको, इसको हटाओ, इसको नहीं लिखेंगे, ये तो पता ही है हमको। तो व्हाट इज dv? dv is the potential difference between 2 points, and what is dr? dr is the separation between that 2 points, जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस dv बोल रहे हैं। मतलब अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है डेल्टा v, और इन पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर dr है, तो dv अपॉन dr लिखा जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो पॉइंट के बीच में है, ये जो लिखा हुआ है। तो ध्यान दें कि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, इनके बीच में मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v का है, तो dv बराबर कितना, मैंने v लिख दिया, और लेंथ अगर कंडक्टर का l है तो v बाई कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। और अगर आपका E बराबर v बाई एल हो गया तो क्या हो जाएगा, E बराबर v बाई एल रख दो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, क्योंकि अब E वेक्टर बराबर v वेक्टर बाई एल वेक्टर नहीं लिखते,
समझ रहे बात को, छोटी छोटी बात को समझिएगा। आप वीडी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ में रखेंगे ई बराबर वी बाई एल। आप ई वेक्टर के जगह पे नहीं रखेंगे वी बाई एल, क्योंकि ई वेक्टर बराबर नहीं होता है वी बाई एल। तो जैसे ही रखेंगे ई बराबर वी बाई एल तो वीडी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वीडी बराबर कितना आ जाएगा भाई, ई टाउ बाई में एम वी बाई एल। एक रिलेशन आपका यहां से आ गया। देखो सारे रिलेशन मैंने प्रूव कर दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहला रिलेशन मैंने वो वाला बताया था करंट के साथ, वीडी बराबर आई अपॉन एन ई ए। दूसरा रिलेशन मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन के साथ, वीडी बराबर ए इंटू टाउ मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। तीसरा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये वेक्टर फॉर्म है, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये माइनस हटा देंगे, वेक्टर वेक्टर हटा देंगे। और चौथा रिलेशन आपका वीडी का ये है, ई टाउ अपॉन में एम इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मेक श्योर याद रखिएगा ये बात। तो वी बाई एल हो गया एक फॉर्मूला। ये तो चारों फॉर्मूला एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, ऐसे याद रखो, ऐसे ये फॉर्मूला याद रखो, ए इंटू टाउ। अरे ये तो पता ही रहता सबको, v बराबर यू प्लस ए टी, ऐसे ऐसे v बराबर यू प्लस ए टी है ना। तो क्या लिखेंगे, चलो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, पहले इसको आप नोट करिए, जल्दी से याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से, याद करने का बहुत आसान तरीका है। याद करने का बहुत आसान तरीका यह है कि आप लिख दीजिए v बराबर यू प्लस ए टी। आपने शायद पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि इस फॉर्मूले में वेक्टर भी लगाया जा सकता है, ये फॉर्मूला विदाउट वेक्टर भी सॉल्व किया जा सकता है, ये फॉर्मूला रिलेटिव के लिए भी लगाया जा सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस ए रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। और ये फॉर्मूला एवरेज के लिए भी लगाया जा सकता है। कमाल की बात है, मतलब वी एवरेज बराबर यू एवरेज प्लस ए एवरेज इनटू टी। अब क्या, अब तो लगा ही देंगे हम, वी एवरेज बराबर यू एवरेज प्लस ए एवरेज इनटू में टाइम का एवरेज। ए एवरेज नहीं, ये तो सेम है सबका। एवरेज हम किसका निकालते हैं, जो बदल रहा हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में थे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग थी, इसलिए तो एवरेज निकाल रहे हैं। उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी अलग अलग डायरेक्शन में थी, तो इसलिए तो एवरेज निकाल रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी भी अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसलिए तो एवरेज निकाल रहे हैं। टाइम भी उनका अलग अलग था लड़ने का, तो इसलिए तो टाइम का भी एवरेज निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो यू एवरेज इनिशियल वेलोसिटी तो टेम्परेचर वाला है, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद तो ये वेलोसिटी आया ना, तो ये तो जीरो हो गया आपका। तो वी एवरेज बराबर ए इंटू में टाइम एवरेज। टाइम एवरेज को क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो वी एवरेज बराबर ए इंटू टाउ। इतना माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के लिए है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन समझना बहुत जरूरी था, है ना, स्किल्स बढ़ाता है माइंड का। ध्यान दीजिए, तो वी एवरेज बराबर ए इंटू टाउ, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ए इंटू टाउ हो गया। सब ए को एवरेज क्यों नहीं लिया आपने, ए को एवरेज क्यों नहीं लिया बेटा, सबका एक्सेशन सेम था। एवरेज तो उसका लेते हैं ना जो बदल रहा हो, एवरेज उसका थोड़ी लेते हैं। वेरिएबल चीजों का एवरेज लिया जाता है, अलग अलग चीजों का, जो मतलब अलग अलग वैल्यू का एवरेज लिया जाता है। अगर चीजें सेम है तो उसका एवरेज भी वही आएगा ए, तो सीधा सीधा ए है वो। मैंने बोला एवरेज, कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वही कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वही कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, वही होगा भाई। इंस्टेंटेनियस भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा, यूनिफॉर्म भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, क्योंकि उसकी कुछ बदल ही नहीं रही है ना। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन चल रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलेरेशन सेम था, इसलिए मैं सीधा ए लिख दिया। है एवरेज, समझ लो एवरेज ही है वो, ठीक है। चलो, तो मतलब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सीख लिया भैया। क्या फॉर्मूला था वीडी का, वीडी बराबर ए इंटू टाउ। और जहां हम ए इंटू टाउ लिखें, ए की वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं इतने आराम से। एफ बराबर ई इंटू ई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में सीधा सीधा लिखो। एफ बराबर माइनस मत लगाना, अगर वेक्टर नहीं लगाओ तो माइनस नहीं लगाओगे। एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ये ई
अपॉन में एम, ये तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर। और एक दिन अगर जिस दिन हम ये लिख देंगे उस दिन हम ई बराबर वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो हल्का फुल्का याद होना चाहिए, तो सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, टिप्स पे दिमाग में रहेंगे एक लाइन से, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पैरामीटर की। वो सिक्स्थ पैरामीटर हमारा क्या है? मोबिलिटी। नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं, और वो पैरामीटर हमारा क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी, अब ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, मोबिलिटी, मूव करना, मोबाइल कर जाना। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाती है, चल देती है, तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी। हम मोबाइल लेके चलते हैं, मोबाइल, उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसको असलियत में सेल फोन बोलते हैं। अब वो सेल फोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बैटरी लगा होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ हो है हमारे पास जिससे हम बात करते हैं, चलिए ऐसे बोल देते हैं, जो चीज़ है हमारे पास जिससे हम बात करते हैं उसको सेल फोन कहा जाता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगा है। और उसे हम मोबाइल भी बोल देते हैं क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरे जगह तक बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, जेब में रखकर, बैग में रखकर, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, इसीलिए तो उसको मोबाइल बोला। तो यहाँ पर वही मीनिंग है, सेम मीनिंग है, इसलिए मैं बोल रहा था, मोबाइल का नाम लिया है ना। मोबिलिटी, अगर हम मोबिलिटी की अगर बात करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो इसे म्यू से दिखाया जाता है, म्यू, है ना। व्हाट इज दिस? सोच के देखो, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे आप विद द हेल्प ऑफ बैटरी, जितना बड़ा बैटरी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन है। अरे भैया यहां दिख रहा था आपको, वी डी, वी डी है ना ये, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। If you increase the electric field in the conductor, then your drift velocity increases. तो इसका मतलब ये कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? म्यू आ जाता है टू ई। मतलब कहने का मतलब म्यू क्या है? ई टाउ बाई एम। यहाँ पे म्यू क्या है? यहाँ पे म्यू क्या है आपका? म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ध्यान दीजिए कि म्यू को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो म्यू को डिफाइन करने का तरीका क्या है? डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पे जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, दैट इज बेसिकली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अलग अलग टाइप के मटेरियल लेंगे जिसमें करंट फ्लो करता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए चार्ज कैरियर बोला। तो क्या बोलेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसे? मोबिलिटी को। अब थोड़ा सा समझा दीजिए कैसे ये मोबाइल रिलेशन क्या है, सोच के देखो। मान लो तुम्हारे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया, दोनों में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, या मान सकते हो 1 वोल्ट पर मीटर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर देखा यह गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव कर रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इसमें 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार है सपोज, और इसमें 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है। असलियत में इतना रफ्तार होता नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, मिलीमीटर में होता है ना, आपने देखा था, लेकिन मान लिया सब समझाने के लिए। 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, दो कंडक्टर है, तो सोच के देखो किसमें ज्यादा रफ्तार है, उस वाले में। किसमें मोबाइल ज्यादा अच्छे से कर रहा है, मूव अच्छे से ज्यादा किसमें कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वाले में। फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है ना, इसमें स्पीड ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, अच्छी खासी रफ्तार से चल रहा है, मोबाइल अच्छी तरीके से कर रहा है। इसका मतलब इस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब जिसका रफ्तार ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, तो इसीलिए कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में जिसमें ज्यादा रफ्तार होगा, जिसमें ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जिसमें ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, उसमें मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स की ज्यादा है। एक बात
मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक प्रोटॉन को रख दिया, मान लो एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, आप जानते हैं, इस पे प्लस ही रहेगा, इस पे माइनस ही रहेगा। अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो ये वाला तो भागेगा इधर, ये वाला भागेगा इधर, बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो ध्यान दें, मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, मैंने यहां से तो निकाल ही दिया आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे ई टाउ अपॉन में एम, तो ई तो कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ई टाउ बाई एम। तो ध्यान दीजिए कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज कैरियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हो गया क्योंकि ई भी सेम था, मैंने मान लिया ई सेम है, टाउ भी सेम मान लिया, अगर ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम बात करें किसका मास ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास अगर ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए उसकी मोबिलिटी अच्छा है, अच्छी तरीके से मोबाइल कर सकता है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला भी आपको हल्का से याद होना चाहिए, बस ऐसे ही लाइन में अरेंज कर दिए इसको, छठवां नंबर है ना मोबिलिटी, छठवां नंबर। और भी पैरामीटर्स है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सबकी बात करते हैं धीरे धीरे। तो ये बातें आप समझ गए। चलिए कुछ डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं, किस किस बात पे, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल स्पीड जो हमने अभी तक पढ़ा, और टेम्परेचर के साथ इनका क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ इनका क्या रिलेशन है, इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट थर्मल स्पीड की, तो थर्मल स्पीड जो था वो थर्मल स्पीड इज इक्वल टू वी टी या आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू कितना, रूट में 3 kT अपॉन में कितना आया था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका जो रेंज आया था एट रूम टेम्परेचर, वो रेंज कितना था आपका 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने कई फॉर्मूला आपको बता दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कई फॉर्मूला मैंने बता दिया, ए इंटू टाउ मतलब ई टाउ अपॉन में स्मॉल एम इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो रेंज होता है मैंने बताया था कितना होता है भाई, इसका रेंज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आरएमएस स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, आरएमएस स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है आरएमएस स्पीड, क्योंकि आरएमएस स्पीड टेम्परेचर के कारण ही तो आ रहा है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो आरएमएस स्पीड कह लो चाहे थर्मल स्पीड कह लो, एक ही बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, लड़ने का टाइम, दो लैटिस से लड़ने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोच के देखो, टाइम अगर कम हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वीडी भी क्या हो जाएगा, वीडी भी कम हो जाएगा। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप। देखिए मैंने क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल स्पीड बढ़ जाती है लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, पूछा जा सकता है। ये रिलेशन से आया, किस रिलेशन से, ये डिपेंडेंसी। क्लियर है? चलिए कुछ और बात करते हैं। अच्छा, इसी में अगर मोबिलिटी पूछा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, मोबिलिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, ई टाउ बाई एम। तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया है तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। और हम करंट बहने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको देते हैं, इसी को देते हैं, इसको थोड़ी देंगे, इसको थोड़ी देंगे, एवरेज वेलोसिटी जीरो कर देना था ये, इसको थोड़ी देंगे।
इसको देंगे। मतलब जो हमारे कंडक्टर में करंट बहता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही होता है। आप देख भी सकते हैं करंट I बराबर NE/A/VD में इफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 देन करंट इन द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब भाई साहब करंट का क्रेडिट हम किसको देंगे? करंट का क्रेडिट हम सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही देना चाहेंगे। और मोबिलिटी का भी क्रेडिट किसको देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही देंगे, क्योंकि मोबिलिटी नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी नहीं होगा तो हम मोबिलिटी कैसे पाएंगे? नहीं पा पाएंगे, नहीं आएगा मोबिलिटी मेरे पास। क्लियर है? चलो अब कुछ बातें और करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास कई फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला हम सही माने? जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है और एक फॉर्मूला ये। कंफ्यूजन है, जहां जहां कंफ्यूजन होता है मैं बता देता रहा हूं। VD बराबर I/NEA और VD बराबर V/L रख देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा? E/τ/ml इंटू में V, ml इंटू में V। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि अगर मैं कंडक्टर का एरिया डबल कर देता हूं, अगर मैं कंडक्टर का एरिया डबल कर देता हूं या फिर लेंथ अगर डबल कर देता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? तो कौन से फॉर्मूले से आप डिसाइड करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला या नीचे वाला फॉर्मूला? बात इस पे करते हैं। तो सीखिए बात को कि अगर आपको एरिया डबल करने को बोल रहा है, कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम एरिया को डबल कर देंगे या रेडियस को डबल कर देंगे। रेडियस आधा कर दिया, एरिया आधा कर दिया, तो कौन से फॉर्मूले पे आप कौन से फॉर्मूले से डिसीजन लेंगे? ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है? कौन से फॉर्मूले से आप डिसीजन लेंगे? तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इशारा जरूर बोलता है, इशारा जरूर देता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर बता रहा होता है। अगर आपका आई कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये इस वाले फॉर्मूले से आप डील करेंगे। दैट्स इट। समझ रहे बात को? अगर आई कांस्टेंट होगा तो इस वाले फॉर्मूले से डील करेंगे, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इस वाले फॉर्मूले से आप डील करेंगे। दैट्स इट, ये बात है। जैसे आपको ऐसे बोल सकता है, दो कंडक्टर हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब दोनों कंडक्टर में आपसे कंपैरिजन कराता है कि एक कंडक्टर आपका ये है, सेम लेंथ का है, और एक कंडक्टर आपका ये है, सेम लेंथ का है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अगर इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और आपसे अगर पूछ रहा है बताओ इन दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इसी फॉर्मूले से देंगे, क्योंकि करंट दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन है, आपको ऐसे बोल दे दोनों कंडक्टर सेम लेंथ का, बैटरी से जोड़ा गया है लेकिन पैरेलल में सेम लेंथ है, तो आपको दिख रहा है ना, बैटरी से जोड़ा गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, तो अब की बार क्या सेम हो गया? वोल्टेज। और अब आपसे पूछे कि बताओ कि इन दोनों कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी सेम थी या अलग थी, तो आंसर आपका क्या होगा? सेम। कि क्या, क्योंकि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट कांस्टेंट वोल्टेज एरिया पर डिपेंड करता है? नहीं, है ना। तो ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो इस फॉर्मूले से डील करेंगे, और अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इस फॉर्मूले से डील करेंगे। जैसे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे? अगर आप बोलने लगेंगे तो दोनों सही हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू क्या होती है, k बराबर होता है आपके पास हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और k की वैल्यू कितनी होती है, p स्क्वायर बाई 2m। तो इस वाले फॉर्मूले के पीछे पड़ जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इस वाले फॉर्मूले के पीछे पड़ जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लेकिन आपने खाली इतना ही सुना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, उसमें कुछ और बोला होगा, जरूर कुछ ना कुछ कांस्टेंट बोला होगा। अगर कुछ ना कुछ कांस्टेंट बोला है तो उस तरीके से आप डील करेंगे। अगर आपसे ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मास, देन काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से मास पे डिपेंड करेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से डील करेंगे। अगर आपसे बोल रहा है टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, अगर सेम मोमेंटम से फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से डिसीजन लेंगे। तो फॉर सेम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, लेकिन फॉर सेम स्पीड सेम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये याद रखेंगे आप। क्लियर है? तो फॉर्मूले को कैसे डील करना है ये आपके हाथ में है। क्वेश्चन में जरूर इशारा दिया होता है कि क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि अगर बोला आपको कि दो कंडक्टर अलग अलग एरिया के हैं, अगर वो कनेक्टेड है सीरीज में, तो ऑब्वियस सी बात है करंट सेम होगा दोनों में। तो ये वाला फॉर्मूला से आप डील करेंगे। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा तो वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे आप यहाँ से, वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जहां पर एरिया ज्यादा, मतलब जिस कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। मतलब अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे चल रहा है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं Vd1 है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं Vd2 है, तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, Vd1 इज लेस देन Vd2। Vd1 इज लेस देन Vd2, एरिया ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, कम। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से अगर आप इस वाले केस में देखें, तो इस वाले केस में आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के क्रॉस सेम रखें, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के क्रॉस सेम रखें तो इस फॉर्मूले से ही डिसीजन लेना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से डिसीजन नहीं ले सकते आप। तो वोल्टेज आपका अगर कांस्टेंट है, दोनों का लेंथ अगर कांस्टेंट है, दोनों में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। और अगर एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें जितनी है दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम है। समझ रहे बात को? इसी तरीके से आपको ऐसे भी बोल सकता है, किसी दो कंडक्टर है, सेम मेटल का है, सेम एरिया का है, और दोनों का लेंथ अलग अलग है, एक का लेंथ दूसरे के रिस्पेक्ट में डबल्ड है। अगर उसको कनेक्टेड किया गया है सीरीज में, तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले से आप डील करेंगे, और इसमें लेंथ नहीं आ रहा है, और अगर लेंथ नहीं आ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस वाले फॉर्मूले से तब डील करेंगे जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, और अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका लेंथ कम उसमें वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका लेंथ ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम। क्लियर है? चलो कुछ बातें और करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ के नेक्स्ट पैरामीटर की। शायद हमारी नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, 6, 7 जो भी है, सीधा बात करते हैं उसकी, रेजिस्टेंस की, है ना। रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि अगर बात करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आप भी जानते हैं, इट इज द अपोजिशन प्रोड्यूस, है ना, इट इज द ऑब्स्टिकल या अपोजिशन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ये आपका क्या है, डेफिनेशन है ना। अपोजिशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली नोन एज, इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली नोन एज रेजिस्टेंस। आप भी जानते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो सीधा इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, इतना आसान तो नहीं है, वो लड़ भिड़ के आ रहा होगा, बाधाएं आ रही हैं रास्ते में, कभी वो पॉजिटिव न्यूक्लियाई से लड़ता है, कभी इलेक्ट्रॉन से लड़ता है, कभी इससे लड़ता है, कभी उससे लड़ता है, कभी इधर लड़ता है, कभी उधर लड़ता है। तो बाधाएं रास्ते में है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और रेजिस्टेंस है तो ध्यान दीजिए, इसी को सीधा सीधा रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। और ये रेजिस्टेंस
अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, ऐसे 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 ही क्यों दिया, ऐसे ऐसे ही क्यों दिया, क्योंकि इसी पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन यही है, इसलिए रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता है ना। असली में रेजिस्टेंस किसके कारण आ रहा है, ऐसे ऐसे पाथ के कारण, इधर लड़ा उधर लड़ा इधर लड़ा उधर लड़ा, इसलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। सिंपल है ये, है ना, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, अब जो भी कारण रहा हो, ठीक है। अब आपको क्या लगता है आप जानिए, ठीक है। चलो, तो ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल आर है। इस कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इस कैपिटल आर का फॉर्मूला आपने क्लास 10 से पढ़ा था, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई, ओम्स लॉ पढ़ा था ना, मैं भी पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, इधर नहीं, इस लेक्चर में नहीं, आर बराबर वी बाई आई अगले लेक्चर में आएगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे आर बराबर वी बाई आई, लेकिन आपको हल्का सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से देखें, रेजिस्टेंस का थोड़ा सा फॉर्मूला निकालते हैं। रेजिस्टेंस का अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला निकालें तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम एल इंटू में कितना होता है, वी होता है, इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ पे वोल्टेज तो आ गया, अब करंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर करंट निकालेंगे तो वीडी की वैल्यू क्या हो जाती है, वीडी बराबर आता है आपके पास आई अपॉन एन ई ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जिस दिन दोनों को इक्वेट कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए एंड दिस इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू में कितना आ जाएगा, वी। ध्यान दीजिए, आई को इधर कर दिए, सब कुछ मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो कितना हो गया, एम एल अपॉन ई टाउ का मल्टीप्लाई इधर, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए एंड दिस इज इक्वल टू वी अपॉन आई एंड दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ द वोल्टेज across the conductor to the electric current is basically known as resistance। तो रेजिस्टेंस का आपका असली फॉर्मूला यही है, याद रखिएगा, R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए, दिस इज योर रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर, और ये जो पैरामीटर ये है, ये कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से देखिए। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है, लेंथ है, एरिया, जिसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा बड़ा है। अब ये लेंथ है, एरिया है, और ये आपका क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये अंदर की प्रॉपर्टी है कंडक्टर के। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग अलग हर मटेरियल में एन होगा और टाउ होगा। एम और ई तो सेम ही होता है, लेकिन एम एन और टाउ अलग अलग होता है अलग अलग मटेरियल में, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, एल्युमिनियम का अलग। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज along with मटेरियल, मटेरियल पर भी, एंड ऑल्सो ऑन मटेरियल, ऐसे लिख लो, एंड ऑल्सो ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और आपको जो ये पैरामीटर दिख रहा है, इसी को रो बोलते हैं, आप तो ये भी पढ़ा है क्लास 10th में, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई, आपने ये भी पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला आपके सामने आ गया, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्यों बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात करते हैं ना अभी, लेकिन अभी लिख लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रो
और इस रो की वैल्यू क्या होती है, रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ये टोटली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। देखिए ध्यान से, रो बराबर इसका फॉर्मूला क्या रहा है, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, मतलब इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूंगा, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। सर डिपेंड तो कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चे रेजिस्टिविटी की वजह से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिविटी नहीं आता है। अगर मटेरियल का रो है, अरे मटेरियल की वजह से कंडक्टर बना है ना, तो मटेरियल की वजह से कंडक्टर बना है और कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस है, मटेरियल की वजह से कंडक्टर है, शेप एंड साइज की वजह से मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल है, एटम्स हैं, ढेर सारे एटम्स हैं, तब तो लेंथ बना, ढेर सारे एटम्स हैं तब तो क्रॉस सेक्शन एरिया बना। पहले रो आता है फिर आर आता है। तो रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंटायरली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये लेंथ एंड शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। असली फॉर्मूला रो का ये है, और आर का असली फॉर्मूला ये है, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो आर लेंथ पे भी डिपेंड करता है, आर एरिया पे भी डिपेंड करता है, और आर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रो ऑलवेज मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमेशा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए तो अब टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा, किस तरीके से होगा, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे हम, है ना, उसको अगले लेक्चर में ही रखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, लेंथ के साथ कैसे वेरी करेगा। पहले हम बात करते हैं इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला गया। ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी ऐसे क्यूब का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं जिसका डायमेंशन यूनिट है, यूनिट क्या बोला, मैं चाहता हूं किसी क्यूब का मैं रेजिस्टेंस निकालूं जिसका डायमेंशन यूनिट है, 1 मीटर का क्यूब है आपके पास, कितने मीटर का, 1 मीटर का क्यूब है। अगर 1 मीटर के क्यूब के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए ये आपके पास रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका ये लेंथ हो गया, लेंथ कितना है, L बराबर 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और मैंने करंट बहा दिया ऐसे। करंट अगर आप बहा देंगे ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है आपका, करंट का डायरेक्शन है आपका इस कंडक्टर में, तो ये एरिया आपका कितना बन गया, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ है आपका, तो लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। रख दीजिए इस फॉर्मूले में, क्या बन जाएगा, आर बराबर रो इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रो, मतलब आर बराबर क्या बन गया, रो। क्या सीखे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये 2 मीटर के लिए नहीं होगा, 3 मीटर के लिए नहीं होगा, मतलब इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए कि लेंथ और एरिया कट जाए, मेरे कहने का मतलब ये, इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए लेंथ और एरिया कट जाए, तो किसी स्पेसिफिक टाइप के रेजिस्टेंस के लिए होगा ना। मैं यूनिट जो स्टैंडर्ड माना गया वो 1 मीटर के लिए माना गया है, मैंने 1 मीटर आपको बताया कि 1 मीटर के क्यूब के अगर रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस से आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो किसी स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं ना, तो किसी स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप का कंडक्टर आपका क्या होगा, 1 मीटर के साइड का क्यूब, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम है। इसका दूसरा क्या नाम है, रेजिस्टिविटी, यही आप इसका असली नाम है, रेजिस्टिविटी। तो आपसे पूछा जाता है इस रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट साइड ऑफ द क्यूब, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टर के लिए। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी हो गई।
अब एक दो चीज़ और बात करते हैं, है ना, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। दो चीज़ और बात करते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। दो चीज़ बचा हुआ है, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और साथ में बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। है ना, रजिस्टिविटी हमने देख ही लिया है। अगर मैं रजिस्टिविटी का आपका यूनिट पूछूं तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा भाई? फॉर्मूला देख के बता सकते हैं आप। यूनिट रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है भाई? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। क्या होता है? ओम। तो ध्यान दीजिए कि इधर मैं लिख देता हूं, ये हो गया रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। पहली बात कि कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से, नहीं तो बहुत लोग सी से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है, और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिए कि इसका फॉर्मूला आपने देखा है, इसका फॉर्मूला आपने क्या देखा? रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। आर का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। बनाते आप ऐसे हैं, इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा, देखिए, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर। तो ये बनेगा ओम मीटर, या फिर सिंबल मीटर बना दीजिए, सिंबल बना दीजिए ओम का, ओम मीटर। अब अगर हम बात करें कि कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है, नाम से ही पता चला। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, और कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट कराना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना कंडक्टर के अंदर। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया जाता है, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज जस्ट एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट इनवर्स क्या कहलाता है? आपका कंडक्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टिविटी का जस्ट एग्जैक्ट इनवर्स जो होता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं, सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो। देखो ना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा। इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स, ओम का इनवर्स से उल्टा है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? महो। क्या बोला? महो, मतलब उसके नाम को उल्टा लिख दो, MHO, OHM लिखा हुआ इनवर्स है तो महो लिख दो। अच्छा, आप सिंबल भी बना सकते हैं ओम का इनवर्स, या फिर आप सिंबल बना सकते हैं उल्टा, सिंबल का ही उल्टा कर दो, हो गया। या फिर इसको साइमन भी बोला जाता है, ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पर रखा गया है साइमन, तो आप इसका यूनिट डायरेक्ट साइमन बोल सकते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें कि कंडक्टिविटी का क्या यूनिट है ये वो, तो उसी का उल्टा करना है। क्या करना है? ओम का इनवर्स, ओम का इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर बोल सकते हो ओम महो इनवर्स, सॉरी महो लिख दो, मीटर इनवर्स, या फिर बोल सकते हो सिंबल ओम का इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसको भी उल्टा कर दो भैया, क्या जाता है तुम्हारा? मीटर इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो साइमन मीटर इनवर्स। बाप रे बाप, इतना यूनिट, कुछ भी बोल सकते हो, हाँ कुछ भी बोल सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग को बोल सकते हो। जैसे जैसे इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट यहाँ या 5 यूनिट यहाँ भी आएगा, उसी को तो उल्टा है ये। किसका उल्टा है? इसका उल्टा है, ठीक है। इसके फॉर्मूले भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूले इसके, ध्यान दीजिए
कि आर बराबर हमने क्या लिखा था, आर बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने इस तरीके से टेबल के फॉर्म में लिखा, आर बराबर एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू क्या लिखूंगा, कैपिटल जी बराबर उसी को उल्टा करना है, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन में एम एल। ये हो गया आपके पास। और रो की वैल्यू क्या लिखा था आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद हो जाएगा, 2-4 बार देखिएगा। तो रो की वैल्यू आपकी क्या बनी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या बनेगी, कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ। सिग्मा की वैल्यू क्या बनेगी, इसी को उल्टा कर दीजिए आप, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में स्मॉल एम। ये बस ऐसे फॉर्मूले धीरे 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 याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बस आप 2-4 बार देखेंगे, इसको अरेंज करेंगे, किस तरीके से याद करें, कोई ट्रिक बनाए तो याद हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो ओम्स लॉ की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है ना, वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, और जो उनका ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा है उसको भी देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।